मैं DK श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग, संजय गांधी राजकीय पॉलिटेक्निक, जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट अमेठी। आज हम आपके साथ में ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग के विषय डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत टॉपिक मैसनरी स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर रिलेटेड टू विंड प्रेशर, यानी चिनाई की वह संरचनाएं जो वायु दाब के प्रभाव में रहती हैं। तो सबसे पहले चिमनी क्या है? एक ऐसी संरचना जिसका उपयोग किसी भी कारखाने की प्रदूषित गैसों को वायुमंडल में विसर्जन के लिए उपयोग किया जाता है। ये चिमनियाँ कहलाती हैं। दूसरी संरचना मैसनरी वाल, यानी दीवार जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अधिक ऊंचाई में बनाई जाती हैं और इनमें वायु का दाब काम करता है। ये संरचनाएं मुख्य रूप से किले की दीवार या किसी कारागार इत्यादि की दीवार हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल होते हैं चिमनियों में, उनके बारे में बता देते हैं। ये 4 क्रॉस सेक्शन हैं। पहला हॉलो स्क्वायर, दूसरा हॉलो रेक्टेंगुलर, तीसरा हॉलो सर्कुलर और चौथा आउटसाइड स्क्वायर एंड इनसाइड सर्कुलर। तो इसमें जो पहला डायग्राम हॉलो स्क्वायर सेक्शन का है, इसकी बाहरी बीमाएं कैपिटल बी और भीतरी बीमा को स्मॉल बी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दूसरी संरचना स्ट्रक्चर जो है ये आयताकार है, जिसमें कि बाहरी माप को कैपिटल बी और कैपिटल डी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और भीतरी डायमेंशन इसकी स्मॉल बी और स्मॉल डी है। तीसरा सर्कुलर है, जिसका बाहरी व्यास कैपिटल डी और भीतरी व्यास स्मॉल डी लिया गया है। चौथी जो क्रॉस सेक्शन है, इसका बाहरी भाग वर्गाकार है, तो इसकी बाहरी बीमा ली गई है कैपिटल बी और भीतर वृत्ताकार है, जिसका व्यास लिया गया है कैपिटल डी। अब इसके बाद किसी भी चिमनी के एनालिसिस करने के लिए इसमें मुख्य 4 प्रॉपर्टी हैं जिनका कि विशेष ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले सेक्शनल एरिया जो कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। दूसरा प्रोजेक्टेड एरिया, इसको AP लिखते हैं। तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और चौथा सेक्शन मॉडुलस। अब हम जो हॉलो स्क्वायर सेक्शन है उसके लिए ये प्रॉपर्टी कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ए सेक्शनल एरिया, तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसमें कैपिटल ए इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वर्ग का क्षेत्रफल स्मॉल बी स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया किसे कहते हैं? जब किसी भी संरचना पर वायु दाब काम करता है, वायु दाब के संपर्क में आने वाली सतह का क्षेत्रफल ये प्रक्षेपित क्षेत्रफल या प्रोजेक्टेड एरिया कहलाता है। अब ये वर्गाकार आकृति है, इसमें ये माना गया है कि वायु का दाब किसी भी सतह के लंबवत कार्य करता है। तो अब इसमें जिस सतह के लंबवत कार्य करेगा उस सतह का क्षेत्रफल प्रोजेक्टेड एरिया कहलाएगा। तो इसमें AP इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल बी इंटू इसकी हाइट कैपिटल H। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको कि हम I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है B⁴ डिवाइडेड बाई 12। इसमें भीतरी वर्ग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा देते हैं, तो इस तरीके से I की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी B⁴ अपॉन 12 माइनस स्मॉल b⁴ डिवाइडेड बाई 12। चौथी सेक्शन मॉडुलस, जिसको Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Z इक्वल टू होता है I/बाई। इसमें बाई बराबर है B/2, तो इस तरीके से Z की वैल्यू हो जाएगी B⁴ माइनस स्मॉल b⁴ डिवाइडेड बाई 6b। इसके बाद में दूसरा, इसमें यदि डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो परपेंडिकुलर टू डायगोनल, यानी वायु का प्रवाह कर्ण के लंबवत अगर होता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए एरिया उसी पैटर्न पे निकालते हैं, B² माइनस स्मॉल b²। अब प्रोजेक्टेड एरिया AP, चूँकि वायु का दाब प्रवाह जो है विकर्ण के लंबवत है, तो इसमें एरिया निकालने के लिए विकर्ण की लंबाई और चिमनी की ऊंचाई का गुणनफल
AP कहलाएगा। अब इसमें वर्ग की भुजा को कैपिटल B लिया गया है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी √2B इंटू H, ये प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। अब इसके बाद में निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें जो वर्गाकार आकृति है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको B⁴ पता है। अब इसमें जो आपको निकालना है, ये विकर्ण के सापेक्ष निकालना है। तो इसके सापेक्ष निकालने के लिए ये विकर्ण जो है इस वर्ग को दो समद्विबाहु त्रिभुज के में बांट देता है। तो ऊपर एक चित्र त्रिभुज का दिखाया गया है ABC। इसमें भुजा AB और AC ये बराबर हैं, इनको हम वर्ग की भुजा B मान सकते हैं। तो इस तरीके से आधार BC के सापेक्ष किसी भी त्रिभुजाकार आकृति का जड़ता गुण x/3/12। अब इसमें x क्या है, ये विकर्ण की लंबाई मान लें, जो कि हो जाएगी √2b। दूसरी भुजा जो y है, तो ये हो जाएगा b/√2, यानी ये विकर्ण की लंबाई के आधे के बराबर होगा। इस तरीके से अब हम वर्ग का जड़ता गुण निकालेंगे, तो इसमें वर्ग को दो त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज विकर्ण के इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है। तो इस तरीके से I = हो जाएगा 2 × 1/12 और x/3/12 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगी I = 1/12 B⁴ माइनस स्मॉल b⁴। अब इसमें z बराबर I/y, तो इसमें y की वैल्यू ऊपर दे रखी है B/√2। तो इस तरीके से z की वैल्यू हो जाएगी √2/12b B⁴ माइनस स्मॉल b⁴, और इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब। तो इस तरीके से अगर हमारे वर्गाकार सेक्शन है और उसमें कर्ण के लंबवत वायुदाब काम करता है, तो हम इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी निकालते हैं। दूसरा सेक्शन है हॉलो रेक्टेंगुलर। तो हॉलो रेक्टेंगुलर, इसका एरिया आयत के बाहरी भाग का क्षेत्रफल माइनस भीतरी भाग का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा B × D माइनस स्मॉल b × स्मॉल d। अब इसमें है कि यदि वायु प्रवाह की दिशा y अक्ष के लंबवत हो, तब प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? प्रोजेक्टेड एरिया होगा इसमें D × H। और I की वैल्यू हम उस अक्ष के सापेक्ष निकालते हैं जिस अक्ष के पर वायु का दाब लंबवत काम करता है। तो इसमें चूंकि y अक्ष के लंबवत दाब काम कर रहा है, तो y अक्ष के सापेक्ष I की गणना की जाएगी। तो I = D × B³ / 12 माइनस भीतरी भाग के लिए घटा देंगे, तो हो जाएगा स्मॉल d × स्मॉल b³ / 12। इस तरीके से y की वैल्यू ली जाएगी इसमें b/2। तो z बराबर हो जाएगा D × B³ माइनस स्मॉल d × स्मॉल b³ / 6 If the direction of wind flow perpendicular to x, यानी वायु का प्रवाह यदि x अक्ष के लंबवत हो, तब ऐसी स्थिति में प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? B × H। और I की वैल्यू अब हम x अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा B × D³ / 12 माइनस स्मॉल b × D³ / 12। इसमें y की वैल्यू होगी D/2। इस तरीके से z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी BD³ माइनस स्मॉल bD³ / 6D। अब तीसरी जो खंड है हमारा खोखला वृत्ताकार, जिसका बाहरी व्यास D और भीतरी व्यास स्मॉल d है, तो इसका एरिया हो जाएगा π/4 D² माइनस स्मॉल d²। प्रोजेक्टेड एरिया इसका हो जाएगा D × H। अब I की वैल्यू वृत्ताकार काट के लिए जड़ता गुण होता है πD⁴/64। तो इसमें भीतरी वृत्त के I की वैल्यू घटा देंगे, तो ये हो जाएगा πD⁴ / 64 माइनस स्मॉल πD⁴/64। इसमें y की वैल्यू होगी D/2। इस तरीके से z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी πD⁴
माइनस स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32b। अब चौथा जो सेक्शन है ये है आउटसाइड स्क्वायर एंड इनसाइड सर्कुलर। तो इस तरीके से अब इसका जो सेक्शनल एरिया है ये कैपिटल ए इक्वल टू हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि बी स्क्वायर माइनस वृत्तक का क्षेत्रफल तो पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया होगा इसका b इंटू एच और i की वैल्यू हो जाएगी b की पावर 4 अपॉन 12 माइनस पाई d की पावर 4 अपॉन 64। इस तरीके से y की वैल्यू हो जाएगी b बाई 2। तो z की वैल्यू हो जाएगी 2/b b की पावर 4 अपॉन 12 माइनस पाई d की पावर 4 अपॉन 64। तो इस तरीके से ये चार खंड जो है ये चिमनियों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डिजाइन ऑफ चिमनीज हैविंग यूनिफॉर्म सेक्शन, एक ऐसी चिमनी पर चर्चा करेंगे जिसका अनुप्रस्थ काट पूरी ऊंचाई में समान है। तो इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं कैपिटल W जिसको कि हम सेल्वेट कहते हैं इसका, और ये किलो न्यूटन में लिया जाता है। कैपिटल P ये टोटल विंड प्रेशर है जो किसी चिमनी की सतह पर काम करता है और ये किलो न्यूटन में लिया जाता है। स्मॉल h हाइट ऑफ सेंटर प्रेशर यानी जो वायु दाब है चिमनी पे जिस बिंदु पे काम करता है उसकी तली से ऊंचाई ये स्मॉल h मानी जाती है। कैपिटल M बेंडिंग मोमेंट एट बेस, Z सेक्शन मॉडुलस है, A सेक्शनल एरिया और K शेप फैक्टर। इसमें AP प्रोजेक्टेड एरिया और स्मॉल p जो है इंटेंसिटी ऑफ विंड प्रेशर ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होती है। अब इसके बाद में निकालते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस होता है वेट ऑफ चिमनी डिवाइडेड बाय सेक्शनल एरिया एट बेस। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चिमनी का भार निकालने की आवश्यकता होती है। चिमनी का भार W इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। तो इस तरीके से एरिया b की स्क्वायर माइनस स्मॉल b स्क्वायर और कैपिटल W b स्क्वायर माइनस स्मॉल b स्क्वायर यानी एरिया इंटू हाइट h इंटू डेंसिटी गामा। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेस F इज इक्वल टू W अपॉन A में हम जब W और A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगी H इंटू गामा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद निकालते हैं विंड प्रेशर ऑन चिमनी। अब इसमें विंड प्रेशर जिसको कैपिटल P कहते हैं ये इसका फार्मूला लेते हैं शेप फैक्टर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया इनटू विंड प्रेशर इंटेंसिटी। तो इस तरीके से अब जो शेप फैक्टर है इसको जो है चिमनी की ऊंचाई और आधार की चौड़ाई के अनुपात पर ये निर्भर करता है। तो इसमें IS कोड जो 875 है उसके अनुसार एक टेबल दी गई है जिसमें चिमनी की आकृतियां पहले कॉलम में जो कि वृत्ताकार, अष्टभुजाकार, वर्गाकार। अब वर्गाकार में दो हैं, पहला है कि पवन दाब कर्ण के लंबवत हो और दूसरा वर्गाकार में जब पवन दाब एक भुजा के लंबवत हो। अब 3 कॉलम दिए हैं 0 से 4, 4 से 8 और 8 से अधिक। अब इसमें एक चिमनी जिस पे विचार करें, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी चिमनी की ऊंचाई 24 मीटर है और इसका आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 4 मीटर है। तो इस तरीके से H और भुजा का रेशियो जो है 24/4 यानी कि 6। तो हम दूसरे नंबर की जो कॉलम है उसमें देखेंगे कि 4 और 8 से बीच में 6 आता है। अब इसकी वर्गाकार काट है, अगर पवन दाब भुजा के सतह के लंबवत है तो इसमें वैल्यू हो जाएगी 1.15 और अगर कर्ण के लंबवत है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.9। तो इस तरीके से हम K की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बेंडिंग स्ट्रेस एट बॉटम, अब इसमें जो बेंडिंग मोमेंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको M कहते हैं। M इज इक्वल टू कैपिटल P इंटू स्मॉल h। अब P की वैल्यू K इंटू AP इंटू P और H जो है वो होता है चिमनी की ऊंचाई बटे 2 यानी सेंटर में काम करता है।
तो इस तरीके से सेक्शन मॉडुलस इसका हो जाएगा b की पावर 4 माइनस स्मॉल b की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6b। तो इस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस एफ बी इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन जेड। अब हमारे पास में एफ ए की वैल्यू w अपॉन ए से और बेंडिंग स्ट्रेस एफ बी की वैल्यू m अपॉन जेड से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर निकालते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस जो कि होता है एफ इक्वल टू एफ ए प्लस माइनस एफ बी। अब इसमें जब हम प्लस इस्तेमाल करेंगे तो ये एफ मैक्सिमम कहलाता है और जब माइनस इस्तेमाल करेंगे तो ये मिनिमम कहलाता है। यदि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी इन केस ऑफ एफ मिनिमम तो हमारी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हमारा कहेंगे कि एफ मिनिमम जो है ये कंप्रेशन में है। और यदि एफ ए इज लेस देन एफ बी तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी और ये टेंसाइल में होगा। तो इस तरीके से ये हमारे जो डायग्राम बने हैं इसमें हमारा जो डायरेक्ट स्ट्रेस डायग्राम एफ ए का है ये इसकी तीव्रता पूरी तली में समान होती है तो आयताकार होता है, और दूसरा डायग्राम बेंडिंग स्ट्रेस का है जो कि सेंटर से दोनों ओर त्रिभुजाकार आकृति में है। एक साइड में इसमें संपीड़न में होता है और दूसरे साइड में ये तनाव में होता है। तो इस तरीके से लास्ट में जो डायग्राम बना है रिजल्टेंट स्ट्रेस का, इसमें एफ ए और एफ बी दोनों डायग्राम को एक साथ जोड़ करके बनाया गया है। तो एक जब एफ मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी ये, और दूसरी ये वैल्यू प्राप्त होगी एफ मिनिमम। नेगेटिव के केस में ये वैल्यू इस लाइन से नीचे हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी संरचना में डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे चिमनी ऑफ अनइक्वल सेक्शन, जिसको कि हम कहते हैं टेपर चिमनी। यानी टेपर चिमनी उसको कहते हैं जिसके तली पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटते हुए शीर्ष पर कम हो जाता है। तो इसमें जो डायग्राम दिया गया है एक टेपर चिमनी जिसका कि इनर सेक्शन यूनिफॉर्म है, यानी भीतरी भाग जो है समान काट का है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले कैलकुलेट करें इसका वेट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसमें वॉल्यूम v इज इक्वल टू v1 माइनस b2। b1 कहलाएगा बाहरी भाग का आयतन और b2 कहलाएगा भीतरी भाग का आयतन। अब चूँकि बाहरी भाग ये टेपर में है तो इसका आयतन निकालने का फार्मूला v1 इज इक्वल टू कैपिटल h/3 कैपिटल A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। A1 क्या है, तली का क्षेत्रफल है और A2 शीर्ष पर क्षेत्रफल है। इस तरीके से A1 इज इक्वल टू B1 स्क्वायर और A2 इज इक्वल टू B2 स्क्वायर। अब इसके बाद वॉल्यूम निकालते हैं V2, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल b स्क्वायर इंटू h। इस तरीके से B1 B2 की वैल्यू प्राप्त होने पर हम इसका जो है वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेट निकलने के बाद डायरेक्ट स्ट्रेस W अपॉन बेस एरिया, इस तरीके से एफ ए की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल W अपॉन B1 स्क्वायर माइनस स्मॉल b स्क्वायर। इसके बाद निकालते हैं विंड प्रेशर P, तो ये P की वैल्यू होती है शेप फैक्टर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया AP इंटू विंड प्रेशर इंटेंसिटी। अब इसमें चूंकि हमारा प्रोजेक्टेड एरिया बाहरी भाग हमारा जो है ये टेपर में है, तो इसका जो एलिवेशन प्राप्त हो रहा है ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समानांतर भुजाओं का योग बटे 2 इंटू बीच की दूरी। तो इसमें दो समानांतर भुजाएं हैं B1 और B2। तो इस तरीके से हमारा AP हो जाएगा B1 प्लस B2 बटे 2 इंटू H। अब इसके बाद निकालते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम बेस। सेंटर ऑफ प्रेशर जो कि स्मॉल h है, तो स्मॉल h इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस 2B2 डिवाइडेड बाई B1 प्लस B2 इंटू h/3। तो इस तरीके से हम विंड प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के बाद में फिर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस होता है एफ बी इज इक्वल टू m अपॉन जेड, और जहाँ m बराबर होता है P इंटू स्मॉल h, और z की वैल्यू हो जाएगी B1 की पावर 4 माइनस स्मॉल b की पावर 4 अपॉन 6B1। तो इस तरीके से एफ ए और एफ बी की वैल्यू जब प्राप्त हो जाएंगी तो हम एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो
तो इस तरीके से हम किसी भी टेपर चिमनी के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दूसरी चिमनी ली गई है टेपर चिमनी ऑफ सर्कुलर सेक्शन। तो इसमें देखिए दोनों भीतरी और बाहरी भाग दोनों टेपर हैं। तो इसका हम वॉल्यूम जब निकालेंगे तो इसमें V इक्वल टू B1 माइनस B2 और B1 बराबर हो जाएगा H/3 कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2, जिसमें A1 की वैल्यू पाई D1 स्क्वायर बाई 4 और A2 की वैल्यू पाई D2 स्क्वायर बाई 4। तो इन वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे तो B1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से भीतरी भाग का जो आयतन निकालेंगे उसमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। भीतरी भाग के लिए क्षेत्रफल को स्मॉल a1 और a2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो स्मॉल a1 इक्वल टू पाई d1 स्क्वायर अपॉन 4 एंड a2 इक्वल टू पाई d2 स्क्वायर बाई 4। तो जब b1 b2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी तो डायरेक्ट स्ट्रेस एफ ए इक्वल टू W अपॉन बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा? पाई बाई 4 कैपिटल D1 स्क्वायर माइनस स्मॉल d1 स्क्वायर। इसके बाद निकालते विंड प्रेशर। विंड प्रेशर हो जाएगा P इक्वल टू K इंटू ए पी इंटू पी सिमिलरली, और इस तरीके से ए पी की वैल्यू D1 प्लस D2 बाई 2 इंटू एच। अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ विंड प्रेशर। तो ये हो जाएगा H इक्वल टू D1 प्लस 2D2 अपॉन D1 प्लस D2 इंटू H/3। तो इस तरीके से हम फिर बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे एफ बी इक्वल टू एम अपॉन जेड। अब इसमें जेड की वैल्यू जो होगी पाई बाई 32 D1 और D1 की पावर 4 माइनस स्मॉल D1 की पावर 4। इसके बाद निकालते हैं रिजल्टेंट प्रेशर एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम। तो इस तरीके से एफ मैक्सिमम की वैल्यू और एफ मिनिमम की वैल्यू प्राप्त होने पर हम इनके डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद आती है मैसोनरी वाल। अगर कोई भी दीवार जो वायु दाब के संपर्क में है तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? तो इसमें हमारा सबसे पहले निकालेंगे विंड प्रेशर। अब इसमें जो चित्र हमें दिखाया गया है, एक दीवार है जिसकी मोटाई T है और इसकी लंबाई को 1 मीटर माना गया है। इसकी हाइट कैपिटल H है। ऐसी स्थिति में ये इसका क्रॉस सेक्शन है, बॉटम पे प्लान दिखाया गया है, इसकी लंबाई 1 है और ये हमारी T है। तो इस तरीके से ये T है। अब हम निकालेंगे इसकी प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा 1 इंटू कैपिटल H। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेशर है ये हो जाएगा 1 इंटू H इंटू स्मॉल p इज इक्वल टू H इंटू P। इसके बाद निकालते हैं वेट ऑफ वॉल। वेट ऑफ वॉल हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इसकी हो जाएगी लंबाई 1 मीटर, मोटाई इसकी कैपिटल T इंटू हाइट कैपिटल H इंटू गामा डेंसिटी। फिर इसके बाद निकालते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस एफ इज इक्वल टू W अपॉन एरिया। तो ये हमको H इंटू गामा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद निकालते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस में M इज इक्वल टू P इंटू H/2, पहले मोमेंट ले लेंगे। इसके बाद सेक्शन मॉडुलस, तो इसका सेक्शन मॉडुलस ये हो जाएगा 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 6, क्योंकि ये होता है BD स्क्वायर बाई 6। लंबाई इसको हमने 1 मीटर माना है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 6। तो इस तरीके से एफ बी की वैल्यू जब निकालने के लिए एम अपॉन जेड में वैल्यू पुट करेंगे तो एफ बी बराबर आ जाएगा 3p इंटू एच डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी, और एफ मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी एफ ए माइनस एफ बी। इसके बाद हम संरचना को चेक करते हैं स्टेबिलिटी में। तो स्टेबिलिटी में चेक करने के लिए सबसे पहले आता है चेक अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग, अब इसमें देखें कि ये जो हमारा डायग्राम है दीवार का ABCD, इसमें B और C ये बॉटम पे पॉइंट हैं और C ये कॉर्नर का पॉइंट है। इस C पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं तो पहला मोमेंट हमारा हो जाएगा P इंटू H/2, ये मोमेंट कहलाएगा टर्निंग मोमेंट। दूसरा मोमेंट आ जाएगा W इंटू दीवार की थिकनेस का बटे 2 सेंटर पर काम करेगी W इंटू T/2।
तो इस तरीके से ये कहलाएगा इस्टेब्लिशिंग मोमेंट। तो अब संरचना की ओवरटर्निंग के विरुद्ध सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि P इंटू एच बाई टू इसकी वैल्यू हमेशा W इंटू टी बाई टू से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो ये संरचना हमारी C पॉइंट पर ओवरटर्न हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं टेंशन फेल्योर में। अभी इसके पहले वैल्यू कैलकुलेट की एफ मिनिमम की। अब एफ मिनिमम की वैल्यू निगेटिव प्राप्त होने पर तली में तनाव प्रतिबल उत्पन्न होंगे। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि एफ ए की वैल्यू सदैव एफ बी से ज़्यादा रहनी चाहिए। यदि एफ ए इज लेस देन एफ बी तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। तब हम कहेंगे ये संरचना हमारे तली में तनाव प्रतिबल उत्पन्न होंगे, जिस कारण से ये टेंशन फेल्योर हो जाएगी। तीसरी जांच करते हैं हम क्रशिंग में। अब इसमें हमने एफ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट की। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। इसकी वैल्यू हमेशा संपीड़न में होती है और इसकी वैल्यू जो है चिनाई पदार्थ की जो संपीड़न सामर्थ्य है उससे हमेशा कम रहना चाहिए। ज़्यादा होने की स्थिति में ये संरचना हमारी क्रश हो जाएगी। इसके बाद में लास्ट में हम चेक करते हैं चेक अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो इसमें दो प्रकार के फोर्स हैं, एक P और एक W। P हॉरिजेंटल दीवार पर काम करता है जिसको कि हम कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स। तो इस तरीके से स्लाइडिंग फोर्स P की वैल्यू जो है हमेशा जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स है म्यू W, इस म्यू W से कम होना चाहिए। तो यदि P इज ग्रेटर देन म्यू W तो हम कहेंगे ये संरचना हमारी बेस पर ये स्लिप करेगी, शेयर कर जाएगी। तो किसी भी संरचना की सुरक्षा के लिए ये चार जांचें इम्पोर्टेंट हैं: ओवरटर्निंग, टेंशन फेल्योर, क्रशिंग और स्लाइडिंग। तो इस तरीके से जो हमारी चिनाई संरचनाएं हैं, चिमनी हो या रिटेनिंग वॉल अथवा डैम, इसमें हम किसी भी संरचना के लिए तली में उत्पन्न प्रतिबलों के मान एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम की वैल्यू ज्ञात करेंगे और इसके बाद इस संरचना को हम जो है स्टेबिलिटी में चेक करते हैं। थैंक यू।